नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और वहां पूरी सारी पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं, इसके अलावा जगह जगह जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहां से गायब है, चुनाव प्रचार से गायब है। क्यों गायब है, यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और आज ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सभा 2 दिन पहले हुई थी और गृह मंत्री अमित शाह की भी पिछली सभा 3 दिन पहले हुई थी। आखिरी दौर में आखिर चुनाव प्रचार से इतनी दूरी क्यों बना रखी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, यह सवाल बड़ा अहम है। हालांकि वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनकी भी सभाएं छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये भी खड़े कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणाम को पहले से ही वो भाप गई है या फिर कोई और कारण है। इस पर चर्चा होगी, इस पर आपको अपडेट जानकारी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आखिरी अपने दौर में चुनाव प्रचार को बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से रणनीति अपनाई है, ताबड़तोड़ प्रचार का काम शुरू किया है। हाइब्रिड यात्राएं हो रही हैं, हाइब्रिड तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, यानी यात्राएं, सभाएं और रैलियां, ये तीनों एक साथ हो रहा है। जनसंपर्क का भी कार्य हो रहा है। इन सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी परेशानी में तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा उसके लिए परेशानी की बात यह है कि पार्टी के शीर्ष नेता आखिर चुनाव प्रचार से दूरी क्यों बनाए हैं। तो राहुल गांधी की आज नूह और महेंद्रगढ़ में 2 सभाएं होनी है। अब से कुछ देर बाद वहां सभा शुरू होगी, उसकी आपको जानकारी देंगे, वहां आपको ले चलेंगे। लेकिन आज आखिरी दिन का जो चुनाव प्रचार है, शाम को 5 बजे चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। 5 अक्टूबर को यानी परसों मतदान होंगे। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में 90 सीटों के लिए एक ही चरण में वहां चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गैर मौजूदगी है, खासतौर पर शीर्ष नेताओं की, और यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल हरियाणा के लोग भी उठा रहे हैं और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के सामने भी ये सवाल है कि आखिर उनके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं। और नेता ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर हो, यहीं पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कल झारखंड में वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उनका झारखंड में कार्यक्रम था। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में थे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के दौरे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र, जहां आने वाले दिनों में चुनाव है, वहां अभी से सभाएं करना शुरू कर दिया है पार्टी के बड़े नेताओं ने। लेकिन हरियाणा जहां चुनाव चल रहा है, आज प्रचार का आखिरी दिन है और पिछले 2-3 दिनों से वहां पर इन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और नूह और महेंद्रगढ़ में आज राहुल गांधी की रैली है। राहुल गांधी का पिछले 4 दिन से यात्रा और सभाओं का ये जो कार्यक्रम है लगातार चल रहा है और इस दौरान उन्होंने 30 से ज्यादा विधानसभाओं को कवर किया है। तो आज उनकी जो सभा है, वो रैली है, वो नूह में और महेंद्रगढ़ में है। इससे पहले कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत का जो इलाका था, उन इलाकों में उनकी रैलियां रही और इसकी शुरुआत उन्होंने उस जगह से की जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो आज की ये रैली बड़ी महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी बताएंगे कि ये रैली किन जगहों पर है, क्या खास उसका महत्व है अमलेंदु जी, और ये जो सारी चीजें हैं इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये गैर मौजूदगी किस तरह के सवाल खड़े कर रही है। एक तो समीर जी, जो हरियाणा का मेवात का इलाका है, दूसरा जो अहिरवाल कहा जाता है, इन दोनों क्षेत्रों में आज राहुल गांधी की ये सभाएं हैं। यानी राहुल गांधी पूरे हरियाणा को एक तरह से कहा जाए वो चाँप चुके हैं, जो देसी भाषा में कहते हैं,
चाँप चुके हैं। मतलब पूरा उन्होंने हरियाणा कवर कर लिया और अंतिम चरण जो आज है चुनाव प्रचार का, शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। राहुल गांधी की आज 2 सभाएं हैं। पहली नूह में है जो 12:15 बजे है और उसके बाद 1:30 बजे महेंद्रगढ़ जो अहिरवाल का इलाका है वहाँ उनकी ये सभाएं हैं। यहीं से जो आते हैं अहिरवाल के इलाके से जो राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं वो आते हैं जो खुद को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझ रहे हैं। नूह जो है मेवात में आता है तो वहाँ उनकी एक राहुल गांधी की सभा, यानी अब राहुल गांधी ने जो अंबाला से शुरू किया था अपना कार्यक्रम वो आज जाकर महेंद्रगढ़ में समाप्त होगा। इस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा कवर कर लिया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी, ये सब चुनाव से आउट हो चुके हैं हरियाणा में। कल से इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, कल भी कोई कार्यक्रम नहीं था और आज भी अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि इनमें से किसी का भी कोई कार्यक्रम हरियाणा में है भी कि नहीं है। बिल्कुल, और हरियाणा में अब कार्यक्रम होता तो अब तक पता ही चल जाता और वो कार्यक्रम होता, क्योंकि आज 5 बजे तक का ही समय है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बुरी खबर है, वो ये कि किसान अचानक फिर आंदोलित हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रास्ता रोकने, ट्रेन रोकने और बंद का आह्वान किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी साथी आराधना हमें इस पर अपडेट देंगी कि क्या है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और परेशानी का सबब है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कल ही परसों वहां पर 5 तारीख को मतदान होने हैं और किसानों का मुद्दा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसानों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा हुआ है, जिससे सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से निपटने की कोशिश नहीं कर पा रही है। यानी उसको कैसे उससे कैसे निपटा जाए उसकी काट उसके पास नहीं है, क्योंकि किसान अपने तमाम मुद्दों से उससे नाराज चल रहे हैं। आराधना, क्या है क्या जो ये बंद का, ट्रेनें रोकने का, रास्ता रोकने का कार्यक्रम है, क्यों है? दरअसल किसानों की नाराजगी की अगर बात करें हम, तो किसान अभी से नहीं, वो तो फरवरी से ही नाराज हैं और मोदी सरकार उनकी नाराजगी को कम नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव में उसे इसका बहुत नुकसान भी हुआ। लोकसभा चुनाव में हरियाणा, पंजाब में प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी नेताओं को भगाया गया। मतलब किसानों ने इतना विरोध किया कि उन्हें प्रचार भी नहीं करने दिया गया। लेकिन वहीं अभी विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही हालात दोबारा से दिखाई दिए। बीजेपी नेता हरियाणा, पंजाब में जहां भी जा रहे हैं उन्हें किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी सरकार की तरफ से ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए कि किसानों के मुद्दों का हल निकाला जा सके। किसानों की नाराजगी इसलिए है कि जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए तो किसानों के साथ प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, एमएसपी को गारंटी बनाने के लिए। उसी मुद्दे पर वो पंजाब की सीमा पर डटे हुए हैं, किसान आंदोलित हैं। उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने उनको पंजाब की सीमा पर ही रोक रखा है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। उन्हें एमएसपी की मांग उनकी तो पूरी हुई नहीं, लेकिन जब वो आंदोलन पर बैठे तो उल्टे उन्हें हर तरह से रोकने की कोशिश की गई। उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि एक किसान की जान भी चली गई। तो उस पर भी किसानों का गुस्सा तो बल्कि और भड़क गया। आप उनके मुद्दे को हल नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके गुस्से को बढ़ावा दे रहे हो। लखीमपुर खीरी का मामला शांत हुआ नहीं था और यहाँ अभी जो दोबारा आंदोलन फरवरी में हुआ उसमें भी एक किसान की जान चली गई। तो ऐसे में उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अभी वो दोबारा से ट्रैक पर बैठ गए हैं, रेलवे ट्रैक पर। पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह पर वो रेलवे को रोक रहे हैं, ट्रेनों की आवाजाही को रोक रहे हैं, अपना आंदोलन प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना गुस्सा कि सरकार को हमारी मांग आखिरकार सुननी ही पड़ेगी। और अभी मतलब पंजाब में रेलवे की तरफ से भी किसानों को वार्निंग दी गई है कि इसका पूरा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। जो भी नुकसान रेलवे का होता है वो किसान उठाएंगे। मतलब सरकार की तरफ से किसानों के लिए ना सहानुभूति दिखाई दे रही है, ना उनके लिए कोई वो काम कर रहे हैं जिससे उन्हें राहत मिले। तो ऐसे में सरकार का रुख देखा जाए किसानों को लेकर के समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर अब किसान अपनी नाराजगी को आज ये विरोध प्रदर्शन जो तमाम जगहों पर ट्रेनें रोकने का कार्यक्रम है उसके जरिए बता रहे हैं। आप इस पर और अपडेट रखिए और जानकारी लीजिए, आपसे फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसानों का मुद्दा पंजाब और हरियाणा में, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। परसों यानी 5 अक्टूबर को वहां मतदान होने हैं। ऐसे में किसानों की नाराजगी सतह पर एक बार फिर दिखाई पड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब है। और मुसीबत का सबब यह है, इसलिए पार्टी के तमाम नेता, ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, चुनाव के आखिरी समय में
वहां पर प्रचार से दूरी बनाई हुई है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं हो सकता है, केवल वहां की नाराजगी। 10 साल का राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों जगह का जो सत्ता विरोधी एक लहर है, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार की बल्कि हरियाणा में ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। वहां जब ग्राउंड पर जाने पर लोगों में नाराजगी दिख रही है केंद्र सरकार की तमाम नीतियों की वजह से। एक तो किसानों का मुद्दा है ही, दूसरे युवाओं में जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर एक नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और जैसे अभी बता रही थी कि हमारी साथी कि वहां लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को प्रचार करने भी नहीं जाने दिए और वहां रोका गया, इस तरह से उनका विरोध किया गया। और अब ये जो आज किसान सड़कों पर रेलवे ट्रैक्स पर उतरे हुए हैं, रेलवे रोकने का उनका जो कार्यक्रम है, ज्यादातर जगहों पर तो पंजाब में ही है, लेकिन हरियाणा में भी कुछ जगहों पर है, तो यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को के लिए एक और परेशानी का सबब है। अमलेंदु जी, अब ये जो इस तरह से किसान अब ऐन चुनाव के पहले इस तरह से वो ट्रैक्स पर दिख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये सरकार इससे अब कैसे पार पाएगी, क्या उनको समझाएगी? एक पहले ही वो बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, प्रचार में बड़े नेता उसके नहीं आ रहे हैं, तो ये सर क्या दिखा रहा है हरियाणा में? हरियाणा में अब समीर जी मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से अब तक बीजेपी सरकार का रवैया रहा है, उसे किसानों पर लाठीचार्ज शायद किया जाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, ड्रोन से हमले होंगे किसानों पे, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बीजेपी समझेगी किस तरीके से करना है। अब ये भी हो सकता है समीर जी कि चुनाव का समय तो इस तरीके से कुछ ना किया जाए, लेकिन अगर बीजेपी ये समझ चुकी है कि वो सरकार से बाहर हो रही है तो फिर इस तरीके के निश्चित तौर पर काम होंगे। चूँकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की सभाएँ अंतिम समय में नहीं हुई हैं, कल भी नहीं हुई, आज भी मतलब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आज भी उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो ये मान चुकी है कि वो मैदान से आउट हो चुकी है। तो अब अगर वो मान चुकी है कि वो आउट है तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब वो किसानों पर कुछ सख्ती बरती। लेकिन जो भी होगा, सख्ती बरतती है तो नहीं बरतती है तो दोनों तरीके से नुकसान बीजेपी का ही होने वाला है समीर जी इसमें जी। और इस बीच एक बड़ी खबर समीर जी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। 3 जनों की खंडपीठ है, उसने सुनवाई की और फैसला उस पर सुनाया उसने। और ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल मैनुअल के प्रावधानों को संशोधित करने का निर्देश दिया है जो जेल में जातिगत भेदभाव को कायम रखते हैं। मैनुअल में आदतन अपराधियों के लिए संदर्भों को असंवैधानिक घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और दोषी या विचाराधीन रजिस्ट्रार में जाति कॉलम को हटा दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों के अंदर जो भेदभाव था उसका स्वतः संज्ञान लिया और राज्यों से अदालत के सामने इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। हुआ ये असल में समीर जी कि जेलों में जाति आधारित भेदभाव और अलगाव की रोकथाम की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मैनुअल निचली जाति को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति को खाना पकाने का काम सौंपकर सीधे तौर पर भेदभाव करता है और यह संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का अनुचित विभाजन होता है और जाति आदि के आधार पर श्रम आवंटन की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये एक बड़ा फैसला एक तरीके से आया समीर जी कि अभी तक जेलों में जो जाति के आधार पर भेदभाव होता रहा है, यानी कि आज़ादी के इतने समय के बाद भी जेलों में अभी भी जाति के आधार पर चीज़ें हैं। तो राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी उसकी एक पुष्टि होती है कि जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश जो है ये भी महत्वपूर्ण आदेश है और कि जाति के आधार पर वहां जो कार्य विभाजन होता है, और तो इसके लिए जेल मैनुअल्स में संशोधन के लिए निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वास्तव में बड़ा फैसला है। और ये जो अब हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। राहुल गांधी की नूह और महेंद्रगढ़ में 2 सभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार से दूर दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन ये आखिरी चरणों में राहुल गांधी के प्रचार और जो यात्राओं का कार्यक्रम रहा, इसकी संख्या जिस तरह से बढ़ी है और लगातार पिछले 4 दिन से ये यात्राएं और सभाएं हो रही हैं,
इन्हीं 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की वहां पर प्रचार कार्य से दूरी, सभाओं से दूरी बड़े सवाल खड़े करती है। और चूंकि पिछले काफी समय से, जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी किसकी हो। यह सवाल पहले भी उठते रहे जब तमाम राज्यों में पार्टी हारती थी। जीतने पर तो श्रेय केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता था, हारने पर कोई क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का सवाल ही नहीं उठता था, लोग शांत हो जाते थे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस पर खुले तौर पर चर्चा होने लगी है। और यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, उसे देखते हुए उसे वहां बहुत अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही है। अब परिणाम क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए आसार बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि शीर्ष नेता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। हालांकि एक सवाल यह भी उठ रहा है, ये चर्चाएं भी हैं कि वहां के तमाम स्थानीय नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ये नहीं चाह रहे हैं, इनकी सभाओं के लिए उनकी तरफ से कोई बहुत मांग नहीं आ रही है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। तमाम वहां पर जो पत्रकार हैं, वहां के लोग हैं, नेताओं से बातचीत करने पर ये सारी बातें भी निकल कर बाहर आ रही हैं। यद्यपि इसके बारे में स्पष्ट तौर पर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन कई ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, चूंकि बड़े नेताओं की, शीर्ष नेताओं की, जिनके आने से माहौल बदलता है, उनकी मांग रहती है कि उनके क्षेत्र में प्रचार करें। और ये चर्चाएं भी एक तरह से निकल रही हैं। तो इसके पीछे जो चुनाव प्रचार से दूरी है शीर्ष नेताओं की, इसके पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि समीर जी, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश से आयात करके ले जाए गए हैं योगी आदित्यनाथ हरियाणा में, लेकिन मनोहर लाल खट्टर गायब हैं, मोदी जी गायब हैं, अमित शाह जी गायब हैं, नड्डा जी गायब हैं, यानी बड़े नेता सब गायब हैं और छोटे जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से आयात करके हरियाणा में ले जाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अभी तक चर्चा चल रही थी कि हरियाणा के जो बीजेपी के लोग हैं वही कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आते हैं तो और वोट कम हो जाएंगे, तो मोदी जी का कार्यक्रम अब नहीं चाहिए। इस तरह की चर्चाएँ भी चल रही हैं। तो अब ये कितना सही है कितना गलत हम नहीं कह सकते, इस तरह की चर्चाएँ जो ये सब चर्चा चला करती हैं। लेकिन साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मोदी जी और शाह जी जो हैं वो आउट हो चुके हैं चुनावी मैदान से इस समय हरियाणा के, और राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, यानी आप कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हो चुकी है। इसका मतलब अमलेंदु जी की योगी आदित्यनाथ की सभाओं की ज्यादा मांग है अगर ये देखा जाए तो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की तुलना में। यानी अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा फैक्टर ये है कि मोदी के बाद कौन, या मोदी या योगी। तो इन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ के नेताओं में कम से कम अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं की मांग नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभाओं की ज़्यादा मांग है। योगी आदित्यनाथ ने कई सभाएं की भी हैं, आज भी उनकी कुरुक्षेत्र में सभा है। तो इससे ये साफ मतलब है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसे अपने चेहरे पर चुनाव जिताने का एक हमेशा भरोसा रहा करता था और इस बात को वो प्रोजेक्ट किया करता था, शायद अब वो चमक फीकी पड़ गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिरी दौर में चुनाव प्रचार कार्य से अलग रहने का एक बड़ा संकेत यह मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी की सभाओं में जिस तरह से वहां भीड़ उमड़ रही है, यात्राओं में लोगों से वो मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, उसके कुछ विजुअल्स हम देखेंगे यहां पर और कुछ बातचीत देखेंगे। तमाम ऐसी समस्याएं जो बिल्कुल जमीनी समस्याएं हैं, आम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है, उसको लेकर उन पर वहां के लोगों का भरोसा काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया डंकी रूट्स का, और डंकी रूट्स जिससे जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो दूसरे देशों में जाने को विवश होते हैं अवैध तरीकों से, और अवैध तरीकों से जाने के लिए भी वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। कई लोग अपने घर पे अपनी ज़मीनें बेच कर जाते हैं। उस मुद्दे को राहुल गांधी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाया। और उसके अलावा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया जो परिवार के रजिस्टर का मुद्दा है, जिसमें परिवार के सारे लोगों की एक जनगणना होती है और वहाँ के लोगों का आरोप है कि इसके ज़रिए उनको उनकी पूरी परिवार की इनकम एक साथ जोड़ दी जाती है और फिर तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके फ़ायदे से उनको अलग कर दिया जाता है।
वो बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, किस तरह से राहुल गांधी से स्थानीय लोगों ने शिकायत की। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी, और हम लोग भी जब हरियाणा में थे तो इसका जिक्र वहां के लोगों ने किया था और इसे लेकर बड़ी नाराजगी थी कि आप इस तरह की योजना गुजरात में क्यों नहीं लागू करते, हरियाणा में क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल समीर जी, ये परिवार पहचान पत्र को लेकर आपसे काफ़ी नाराजगी लोगों ने व्यक्त की थी, और जब वो एक सज्जन बता रहे थे तो आप समझ ही नहीं पाए कि ये क्या कह रहे हैं। फिर आपने सवाल भी किया कि भाई ये क्या यही है, केवल कहीं और नहीं है इस तरीके की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं नहीं है ये, और अगर ऐसी योजना कोई है तो यहीं क्यों लागू की जा रही है, सब गुजरात में लागू क्यों नहीं करते? तो ये लोगों ने वहाँ खुद सवाल उठाया कि लोग आप गुजरात में इसको लागू क्यों नहीं करते, यहीं आप क्यों लागू करना, बहुत ज़्यादा उसको लेकर नाराजगी थी। और अभी जो राहुल गांधी मिले हैं लोगों से, उन परिवार पेंशन के लोगों ने जो उनको बताई है, उसमें भी ये बात लोगों ने कही है कि यार किस तरीके से अन्याय किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, दोनों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस अवैध पोर्टल जो है, मतलब अवैध पोर्टल उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए सदस्य जाता है, हम इसको बंद कर देंगे, यानी ये योजना बंद कर दी जाएगी। एक बार सुनते हैं ये जो विजुअल्स हैं ये वहीं के हैं, वहां स्थानीय लोगों ने किस तरह से ये शिकायत की कि कैसे वहां पर परिवार रजिस्टर के जरिए इसको एक साजिश है जिसमें कि लोगों को तमाम वेलफेयर स्कीम से अलग किया जा रहा है। ये एग्जैक्टली क्या है, ये फैमिली आईडी क्या है? इसमें जो परिवार के मेंबर हैं ना, जितने भी हैं, उनका सारा का मतलब दिखाते हैं भी इनको क्या क्या कर रहे हैं, क्या इनका ऑक्यूपेशन है, क्या कितने इसमें सर्विस कर रहे हैं, कितने इसमें बुजुर्ग है, कितने, वो सारा दिखाते हैं। इसमें इनकम चढ़ाते हैं जी। ये मैंने लोन ले लिया, मेरे को जरूरत है बैंक से 5,000 6 रुपये गोल्ड पे ले लिया, ज़मीन पे ले लिया, किसी चीज़ पे ले लिया, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र आ गया पैसा, वो मेरी इनकम मानी गई। वो क्यों मानी गई? जब मैं लोन ले रहा हूँ, इसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना इसको कोई अनाज मिलेगा, ना इसको गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, ना इसको कोई और सब्सिडी मिलेगी। ये किसका आइडिया था? ये तो मोदी जी का ही आइडिया है जी, हमारा तो है नहीं। और 10 साल से परेशान हैं हम, हमारे पास तो कागजात ही पूरे नहीं होते। अगर आपकी इनकम फैमिली आईडी में सालाना 1,80,000 है, पर मंथ 15,000 रुपये सर सिर्फ, तो आप ना तो कोई नौकरी ले सकते हो हरियाणा में जी, ना ही आप राशन ले सकते हो सर। और भी जो कोई किसी भी प्रकार की स्कीम है, सब में अड़ंगा है फैमिली आईडी की इनकम का। जो भी देखेंगे फैमिली आईडी को देखेंगे सर, और इनकम जो है वो 2-3 महीने के बाद अपडेट होती रहती है सर। जैसे 3 महीने में मेरे खाते में मैंने किसी से उधारी ली, या कोई मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपना सामान बेचा, 1 लाख या 2 लाख मेरे अकाउंट में कहीं से सर आ गए, तो इन्होंने तो अकाउंट देखना जी, भी 2 लाख आए हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख उसमें ऐड हो जाएगी मैडम खुद ही। लोन भी हो तो? जी जी सर, लोन भी केसीसी का लोन है जैसे, तो हम जो पैसे लेते हैं तो पहले वो सेविंग में आएगा, सेविंग से निकाल लेंगे। अगर सेविंग में हम लेन देन कर रहे हैं सर, तो वो फैमिली आईडी में ऐड वाकई होगा। फसल का पैसा है सर, अकाउंट में आता है सर पैसा, उसको इनकम मान लेते हैं जी। अगर किसी कोई ठेकेदारी पर था जी, मैंने किसी के 5 एकड़ जमीन ठेके पर ले ली, 50,000 तो ठेका जी उसका, तो 2.5 लाख रुपए ठेका चले गया जी, तो उसमें से मेरे पास 3 या 4 लाख की दान हो भी गई, तो मेरी इनकम 4 लाख सालाना बढ़ गई जी। तो बताओ सर आप जी, कहाँ का सूल है जी। तो यो फैमिली आईडी का एक और इशू सर, अगर आप अपने मेंबर को ऐड कराना चाहते हो करा सकते हो, अगर डिलीट कराना चाहते हो तो मुमकिन नहीं है जी। सर इसमें बहुत परेशानी है, आज तक जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिला, 7 साल हो गए, चक्कर काट काट के थक गए हैं। फादर एसटी है और बेटा एससी हो गया, ये गलतियां ऐसे बढ़ गई और बिल्कुल दिहाड़ी हमारी 300 के लग। जो भी लिखना चाहते लिख देते। हाँ जी सर, अपनी मर्जी से। तो मतलब बीपीएल बंदे को मतलब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम दे सकते। हाँ जी सर, ये अपनी मर्जी से। मतलब ये गरीब लोगों से, मतलब हाउस वाइफ की जो इनकम दिखाई गई है। हाँ जी मैम, ये जो है 50,000 इनकम देखो जी। ठीक है, बट आपका कहना है कि इसको कैंसिल करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह से राहुल गांधी की यात्राओं में वहां के आम लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। परिवार रजिस्टर का मामला ये हरियाणा में कोने से दूसरे कोने तक लोगों में नाराजगी का, सरकार के प्रति नाराजगी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को एक और उम्मीद थी कि किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करेगी, या उसके मुकाबले की एक और रणनीति बनाई गई थी कि वहां कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ होने के या कई फ्रंट बने होने के, यानी कुल मिलाकर वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आपसी मतभेद होने की बातें करना। इस बात को न सिर्फ दूसरे नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने, मनोहर लाल खट्टर ने, नायब सिंह सैनी ने, सिर्फ उन्होंने ही नहीं उठाया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे को उठा चुके हैं। लेकिन जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है
है कि उनके बीच में मतभेद हैं, वो नेता राहुल गांधी की इन यात्राओं में साथ चल रहे हैं। आज खबर ये है कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी की है और सूत्रों के हवाले से खबर है लगभग आधे घंटे दोनों की मुलाकात हुई है। और राहुल गांधी की यात्राओं में प्रियंका गांधी के साथ ये दोनों नेता लगातार बने हुए हैं। और अभी जो हमने विजुअल्स देखे जिसमें परिवार रजिस्टर के बारे में लोग शिकायत कर रहे थे, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो और पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा, ये दोनों लोग शामिल थे, सुन रहे थे बातों को। सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ने क्या वादे किए हैं हरियाणा की जनता से। दिन है किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? और प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोशिश की दलितों को एक मुद्दा बनाने की इस चुनाव में, क्या लगा? दलित कांग्रेस के साथ है, जो असली पार्टी तो दलितों की कांग्रेस है। तो क्या प्रेडिक्शन देखते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर? भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा ही नहीं, कोई अपनी अचीवमेंट उपलब्धि बताई नहीं है कि इसकी वजह क्या है सर? सरकार है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को अलग अलग हैं या उनके वो कांग्रेस पार्टी में अलग थलग एक दूसरे से हैं, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाह रही थी। लेकिन आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में जिस तरह राहुल गांधी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो मुद्दा भी नाकाम हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और इस बीच राहुल गांधी की आज अभी नूह में और महेंद्रगढ़ में जनसभा है। पहली जनसभा उनकी नूह में है, वो शुरू हो चुकी है। एक बार आपको ले चलते हैं नूह में, अभी वहां पर किस तरह से क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है। राहुल गांधी भी वहां पर थोड़ी देर में आएंगे, वहां आज उनकी वहां जनसभा है। हमारे भारत के सर्वमान्य नेता, हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, राज बब्बर जी, आफ्ताब अहमद जी, वे सभी हमारे जो चुनाव लड़ रहे मेवात से सारे हमारे उम्मीदवारगण उपस्थित, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, दूर सुन रही मातृशक्ति, देखिए आज राहुल जी आए हैं मेवात के इलाके में। और आज जो मेवात में तरक्की हुई वो केवल कांग्रेस के समय में हुई, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये इलाका मेवात का पूरे देश और दुनिया में भाईचारे की एक मिसाल है। इतना मजबूत भाईचारा यहाँ पर है। बहुत सारे प्रयास किए गए आपस में इनको लड़ाने की, लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मजबूत भाईचारा रहा है। इस बात की मैं आपको सबको हार्दिक बधाई देता हूँ मेवात वालों को। आज सारे जो इसमें मेवात में कांग्रेस के समय में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सड़कें हो, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन 10 साल से इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज महंगाई में नंबर 1 हो गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई। तो ऐसी परिस्थिति है। राहुल जी आज आप आए हैं, सारा हरियाणा आपकी ओर देख रहा है, सारा देश देख रहा है, लेकिन हरियाणा में चुनाव है, आपकी तरफ ही है कि आप जो है इनसे हमारी निजात दिलाएंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे ताकि यहाँ का विकास हो। मैं आपका यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो आपने समय दिया, और ख़ास तौर पे नूह में, नूह एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से थोड़ी सी दूर रोपड़ा का एक गांव है जहाँ सैकड़ों आदमियों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, और कितने आदमी रोपड़ा के आज वहाँ बने। आज़ादी की लड़ाई में मेवात के इलाके का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। मौलाना आज़ाद यहाँ से सांसद रहे हैं और सबको मालूम है ये इलाका देशभक्त इलाका है। तो मैं इस बात की आपको बधाई देता हूँ। और राहुल जी बाकी सारी बातें राहुल जी आपको बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम क्या करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों से
मैं फिर से राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। को संबोधित करने के लिए मैं निमंत्रित करने जा रहा हूं। उसके पहले मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट है चौधरी आफ्ताब अहमद जी, मोहम्मद इसराइल खान जी, चौधरी इसराइल जी, मामन खान जी से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो सभा को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, भूपिंदर हुड्डा जी, राज बब्बर जी, आफ्ताब अहमद जी, जितेंद्र भारद्वाज जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के टाइगर्स, शेर और शेरनियां, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आपका मूड कैसा है आज? सुनाई नहीं दिया, कैसा है मूड? कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है ना, जो यहां पे आज हजारों खड़े हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जंगल में आपको शेर अकेला मिलता है ना? अकेला मिलता है। कांग्रेस पार्टी में आपको शेर एक साथ घूमते हुए मिलेंगे। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसकी मैं आपको नेचर समझाना चाहता हूं। वो नफरत से नहीं काटता है, वो नफरत को मोहब्बत से काटता है। उसके दिल में मोहब्बत है, भाईचारा है, इज्जत और रिस्पेक्ट है। और उसको आप कितना भी मारो, कितनी भी गाली दो, कितना भी धमकाओ, वो नफरत को मोहब्बत से जवाब देता है। हमने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जहां भी बीजेपी वालों ने नफरत का बाजार खोला, वहां कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान खोली। पूरे देश में ये हमारा तरीका है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। और ये आपका संविधान है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का संविधान है, और ये आपकी रक्षा करता है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। लड़ाई इस बात की है। भाइयों और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी
हर चुनाव में, नेशनल लेवल के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने वाली विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, यह लड़ाई है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में हरियाणा के युवा मुझसे मिले। पहले उन्होंने मैसेज दिया, राहुल जी आप अमेरिका आए हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कहते हैं राहुल जी हम आपको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा के लोग डैलस में मुझे अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। डैलस में मैं 20-25 हरियाणा के युवाओं से मिला और उन्होंने मुझे बताया राहुल जी हम भागकर, हरियाणा से भागकर अमेरिका आए हैं। आप क्यों गए? क्योंकि हरियाणा में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हरियाणा में महंगाई की इतनी चोट है, बेरोजगारी इतनी है कि हमारा भविष्य हरियाणा में नहीं बन सकता, इसलिए हम अमेरिका आए हैं। आप अमेरिका कैसे गए? 50 लाख रुपए कर्जा लेकर, खेत बेचकर हम अमेरिका आए हैं। कैसे आए? पूरी दुनिया घूम कर गए। पहले हम इस्तांबुल गए, फिर कजाकिस्तान गए, फिर साउथ अमेरिका गए, इक्वाडोर गए, अलग अलग देशों में गए और अंत में पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। रास्ते में हमने अपने मित्रों को मरते हुए, डूबते हुए देखा। माफियाओं ने हमें लूटा, हमारे मित्रों को गोली मारी। ये सब सहकर हम अमेरिका आए हैं क्योंकि अमेरिका में ही हमें रोजगार मिल सकता है। हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी इनकी सरकार ने हरियाणा को खत्म कर दिया है राहुल जी, यह सच्चाई है। आपको अगर हरियाणा में रोजगार चाहिए तो नहीं मिल सकता है। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मगर अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाणा बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने? मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? गरीबों का कितना कर्जा माफ किया? नहीं। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जमीन छीन लेते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, उसको रद्द किया, आपका जो है वो छीन जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा 15-20 अरबपतियों को देते हैं। अमेरिका में युवाओं ने मुझे बताया राहुल जी जब आप वापस जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए, जाके हमारे परिवारों को बताइए कि हरियाणा में हमारा फ्यूचर नहीं है मगर अमेरिका में हम सही हैं, हम सलामत हैं। आप जाके उनसे मिलिए, क्योंकि जब हम उनसे कहते हैं कि हम ठीक हैं तो हमारे परिवार के लोग मानते नहीं। सुबह सुबह मैं करनाल गया, उन्हीं युवाओं के परिवारों से मिला। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको मिलकर कहूं कि वो अमेरिका में ठीक है। परिवारों ने मुझे बताया राहुल जी वो आपको बता रहे हैं कि वो ठीक है, मगर सच्चाई है कि वो हमसे 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे।
क्योंकि अगर वो अमेरिका से निकले तो अमेरिका वापस नहीं जा पाएंगे। राहुल जी, सच्चाई है कि जब यहां किसी की मृत्यु होती है तो वो युवा अंतिम संस्कार करने नहीं आ पाते हैं। और जब ये बात चल रही थी, एक बच्चा, देव नाम का बच्चा, चीखता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है। वीडियो कॉल चल रही थी, एक तरफ उनके पिता, एक तरफ उनके परिवार, चीखता हुआ कहता है, पापा 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 वापस आओ। पापा उसको देखता है, मुस्कुराता है, दिल में दुख, आंखों में आंसू छुपे हुए, और पिता अपने बेटे से झूठ बोलता है, बेटा आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। ये बेरोजगारी का, महंगाई का हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें विकास का हरियाणा चाहिए, प्रगति का हरियाणा चाहिए। और देव जैसे जो हरियाणा में लाखों बच्चे हैं, उनकी आंखों में हमें आंसू नहीं चाहिए, उनके चेहरे पर हमें मुस्कान चाहिए। यह हरियाणा हम चाहते हैं। तो हो क्या रहा है भाइयों और बहनों? आपका धन आपके जेबों में से निकाला जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, शिक्षा प्राइवेटाइज हो गई है, उसमें आप लाखों रुपए देते हो। स्वास्थ्य के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अंबानी देता है, अदानी देता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। गरीब लोगों के जेब में से पैसा निकलता है, अमीर लोगों के जेब में जाता है, और आपके जेब में पैसा नहीं आता है। इसीलिए हरियाणा की सरकार शुरुआत से ही गरीबों के जेब में पैसा डालने का काम शुरू करेगी। पहला काम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी 500 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, 700 रुपए खटाखट जेब के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी, उसको हम फिर से लागू करेंगे। ओपीएस हम आपको वापस देंगे, और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। युवाओं को हरियाणा सरकार में जो 2 लाख रोजगार नरेंद्र मोदी और हरियाणा की सरकार ने खाली रखे हैं, उनको हम भर के आपको देने जा रहे हैं। और ये 2 लाख रोजगार जो मिलेंगे, ये हरियाणा के 36 बरादरियों को मिलेंगे। हर जात को, हर धर्म को ये रोजगार हम देंगे। न्याय के साथ, समानता के साथ ये रोजगार दिए जाएंगे। किसान को गारंटी करके हम एमएसपी देंगे, और जैसे ही आपको नुकसान होता है, वैसे ही आपको बैंक में बीमा का पैसा एकदम दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया, जो आप जानते हो। या राजस्थान में हमारी जो योजना थी, आप कोई भी ऑपरेशन, दिल का, किडनी का, पेट का, जो भी कैंसर हुए, उसका ऑपरेशन आप करवाना चाहो तो 25 लाख रुपए तक का ऑपरेशन आपको अस्पतालों में मिलेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी बात, भाईचारा। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे,
कहीं जात की बात करेंगे। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है। और यह आपने पूरे देश को दिखाया है कि यह देश नफरत का नहीं है, यह मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। भाइयों और बहनों, नफरत से देश कमजोर होता है, नफरत से दुख फैलता है, डर फैलता है। मोहब्बत ही नफरत की काट है, मोहब्बत से भाईचारा फैलता है, मोहब्बत से ही देश की प्रगति होती है। भाइयों और बहनों, आखिरी 3 बात आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है, नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की A, B, C, D, E, F टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम गारंटी MSP किसानों को देंगे। अंत में फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे जो टाइगर हैं, कार्यकर्ता हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनियां, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी इनकी गालियां खाई हैं, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है। और जैसे आप नहीं डरते हो, वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। आप ये समझो कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां पे आपकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, तूफान आ रहा है। और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राज बब्बर जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद यहां सबका अदा करें। तो नूंह में, हरियाणा के नूंह में राहुल गांधी की ये सभा थी और जिस तरह से राहुल गांधी पूरे विश्वास के साथ लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसके पीछे निश्चित तौर पर जो लगातार ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रचार कार्य से जो दूरी है, उसके पीछे यही एक कारण, बड़ा कारण है जो उनको आत्मविश्वास से भरे हुए है।
भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। शीर्ष नेताओं की गैर मौजूदगी उस आत्मविश्वास को और भी कमज़ोर कर रही है, वो भी उन स्थितियों में जबकि आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा हो। प्रचार का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी की एक सभा नूह में हुई, दूसरी सभा उनकी महेंद्रगढ़ में हुई। जिन मुद्दों को लेकर, जिन ज़मीनी मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी सरकार आने पर ये चीज़ें होंगी, उसका वहाँ की जनता पर ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो डंकी रूट्स के ज़रिए अवैध तरीके से विदेश जाने वाले युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो या फिर दूसरे मामले हों, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हरियाणा की जनता ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी की बातों पर भरोसा कर रही है। परिवार रजिस्टर को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों से निपटने की, इनकी काट ढूंढने की कोशिश कर रही है। संविधान का मुद्दा लगा एक बार फिर राहुल गांधी ने उठाया। ये वही संविधान का मुद्दा है जो लोकसभा में बहुत ही जोर शोर से इंडिया गठबंधन ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। ये आरोप लगे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कि अगर वो 400 पार का नारा उन्होंने जो दिया है, इसीलिए दिया है कि इस इतनी ज़्यादा तादाद में अगर लोकसभा में उनके मेंबर्स जीत कर आते हैं तो वो संविधान बदलेंगे। ये बात विपक्ष ने नहीं कही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कही थी, सांसदों ने कही थी। और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए उसका नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक भी बार उसका खंडन नहीं किया गया। इसी तरीके से जो किसानों की नाराज़गी हरियाणा और पूरे देश में है, अभी चुनाव के समय भी हरियाणा में किसानों की नाराज़गी है, लेकिन किसानों की नाराज़गी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फिर से कृषि कानूनों को वापस ला रही है। इस बात को कहकर उन्होंने किसानों की नाराज़गी एक बार फिर बढ़ा दी। आज पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान रेलवे ट्रैक्स को रोक रहे हैं। किसान पहले से ही वहाँ नाराज़ हैं। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ किसान बैठे हुए हैं पिछले कई महीनों से, दिल्ली आने की कोशिश में है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको ज़बरन वहीं रोक रखा है। काफ़ी उन पर हिंसात्मक रवैया भी अपनाया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। इन सारी चीज़ों से वहाँ के किसान ज़बरदस्त नाराज़ हैं। उनका गुस्सा दिखाई पड़ रहा है कि वो एक बदलाव के लिए यहाँ चुनाव को देख रहे हैं, बदलाव की चीज़ें बदलाव की तरह से उसको देख रहे हैं, बदलाव का एक मौके के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी की ये सभा पिछले 4 दिन से लगातार जिस तरह से यात्रा और सभा का कार्यक्रम है, उससे कांग्रेस पार्टी तो उत्साहित है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस प्रचार से दूरी क्यों बनाए हुए है। और निश्चित तौर पर ये वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक हतोत्साहित करने वाला मामला है। बिल्कुल समीर जी, हालांकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भेजे भारतीय जनता पार्टी ने आज, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों जो हैं वो गायब हैं। यानी अब जिम्मेदारी हार की जो है वो इनके ऊपर ना आने पाए, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। समीर जी, कुल मिलाकर अब यही समझा जा सकता है कि हरियाणा में हार हो तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के ऊपर ना डाली जाए, इन तीनों को बचाया जाए, इसकी तरफ पूरी काम हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, इस तरीके से लोगों को झोंका जा रहा है अब आखिरी समय। ये इसकी शुरुआत लगता है या इसका आभास पहले से ही रहा होगा, क्योंकि पिछले साल जो कुछ कई राज्यों के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से कई राज्यों के चुनाव हुए और वहाँ मुख्यमंत्री का फेस नहीं बताया गया, वहाँ यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, केवल और केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हार हुई, वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हरियाणा में ये बात नहीं कही गई कि ये भी प्रधानमंत्री के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये बात नहीं कही गई, क्योंकि जबकि वहाँ भी पिछले 5 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही शासन है, यानी केंद्र सरकार ही एक तरह से वहाँ
शासन में है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जिस बात का जिक्र राहुल गांधी भी कर रहे थे, और ये अपनी हर सभा में राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है, लोकसभा चुनाव का जो सबसे बड़ा परिणाम हुआ या उसका प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है, उनके आत्मविश्वास को हिला दिया है। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार से भी गायब है, दूरी बनाकर रखे हुए है। उसके पीछे कारण जो भी हो, कारण यह भी बताया जा रहा है कि वहां के नेताओं में जो स्थानीय नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी ऐसी मांग नहीं है कि ये नेता आए और उनके लिए प्रचार करें। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग अब खत्म होती जा रही, समझिए ये समझा जा सकता है। हरियाणा में भी उनकी मांग नहीं थी, हालांकि उन्होंने काफ़ी देर से पहले विदेश घूमते रहे और राहुल गांधी उससे पहले हरियाणा पहुंच चुके थे और फिर बाद में पहुंचे भी, तो एक तरह से कहा जाए रस्म अदायगी प्रधानमंत्री की तरफ से हुई। हालांकि वही घिसी पिटी बातें कि दामाद दलाल और जाने क्या क्या इस तरह की बातें उन्होंने कहीं जो हर जगह अपना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था प्रधानमंत्री को मैदान में, उस तरीके से मैदान में प्रधानमंत्री भी दिखाई नहीं पड़े। यानी अब ये पूरी तैयारी समझिए, फिर वही बात आती है कि पूरी तैयारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि हरियाणा से वो आउट हो चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो हैं वो हरियाणा के चुनावी रण से आउट हैं इस समय। जी बिल्कुल, और ये एक वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए भी चिंता की बात है, चूंकि वैसे ही एक बैकफुट पर वहां पर सरकार दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। कारण उसका यह है कि समाज के हर वर्ग की नाराजगी को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, जवान हो, युवा हो, चाहे वहां पहलवान हो, दूसरे लोग हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर जो पूर्व सैनिक हो। पूर्व सैनिकों का भी वहां पर एक अच्छा खासा प्रभाव है और पूर्व सैनिकों में भी बड़ी नाराजगी है, कर्मचारियों में नाराजगी है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा पूरे देश में है, हरियाणा में भी बहुत प्रभावी है। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की रैलियां हुई भी तो उनमें इन सवालों का जवाब न देकर वहां भी वही पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो 10 साल पहले यानी 2013-14 के चुनाव के दौरान उठाए जा रहे थे। उस समय भी हरियाणा में चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में हुए, तो उन मुद्दों को, उन बातों को उठाने की वजह से प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई भी पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, पलवल हो, पानीपत हो, वहां पर उस तरह की लोगों में, वहां के आम लोगों में वैसी दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ी, यानी वो भीड़ नहीं दिखाई पड़ी जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री ने की होगी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की होगी। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है वहां से चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, किसी भी चुनाव को वो बहुत गंभीरता से लेते हैं और आखिरी दौर के प्रचार को खास तौर पर गंभीरता से लेते हैं। रोड शो, रैलियां, तब कोई भी कार्यक्रम इस तरह का उससे चूकते नहीं हैं। लेकिन हरियाणा का जब चुनाव प्रचार चल रहा हो, आखिरी दौर में हो, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर झारखंड और महाराष्ट्र में सभाएं कर रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से हरियाणा को लेकर वो आशान्वित है। उनको क्या लग रहा है, इसका आभास उनकी इस गैर मौजूदगी से साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जो सभाएं हो रही हैं और पिछले 4 दिनों से जिस तरह उनकी यात्राओं का कार्यक्रम, रैलियों का कार्यक्रम और सभाओं का कार्यक्रम है, वहां जिस तरह से लोग आ रहे हैं, भीड़ जुट रही है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि जो ग्राउंड पर चर्चा हो रही है, आम लोग ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। इसका मतलब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अमलेंदु जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी राहुल गांधी ने अपनी पिछली सभा में भी उसका जिक्र किया था कि यहां बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और वो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की ABCDEF इस तरह से उन्होंने कहा, यानी वो कुल मिलाकर जो किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी या फिर हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भी एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया है। और ऐसा लग भी रहा है शुरू से ही कि ये पार्टियां वहां के चुनावी मैदान से इस बार बाहर दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल समीर जी, बाहर दिखाई पड़ रही हैं और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि अगर ये कुछ हासिल करती भी हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगी। हालांकि एक तो उनमें से घोषणा कर ही चुके हैं, गोपाल कांडा जो हैं वो तो घोषणा कर ही चुके हैं कि वो जाएंगे। और गोपाल कांडा मायावती जी की BSP और इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वो गठबंधन BJP के साथ जाएगा, ये पहले से ही तय है। JJP पहले भी BJP के साथ रह चुकी है, उसके साथ आज़ाद समाज पार्टी भी जुड़ गई है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये लोग BJP के साथ ही जाएंगे और BJP का फायदा कराने के लिए वहाँ गए हैं। तो अब ये जो एक आम बन रही है, एक तरह से कहा जनता के बीच में राय, वो इसी तरीके की बन रही है। राहुल गांधी ने आज फिर इस बात को कहकर समीर जी
आखिरी चरण में चुनाव के, ये फिर पूरे हरियाणा को संदेश दे दिया है कि कौन कौन लोग बीजेपी की बी टीम की तरीके से, हालांकि उन्होंने ABCD करके मतलब कहा, मतलब कि ये ABCD सब तरीके की टीम है, यानी अंततः ये जाएंगे बीजेपी के साथ में ही। कुल मिलाकर संदेश यही है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब था। इस तरह की बातें उन्होंने कही, पिछली सभा में भी कही, और ये सारी चीज़ें वहां पर ये दिखा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो नेताओं की गैर मौजूदगी हो या फिर राहुल गांधी की रैलियां, इसका परिणाम क्या होगा ये पता लग जाएगा 8 तारीख को। 5 अक्टूबर को यानी परसों वहाँ हरियाणा में 90 सीटों के लिए एक ही चरण में सभी सीटों के लिए वहाँ मतदान होने हैं और 8 तारीख को परिणाम आने हैं। आपको पल पल की खबरें DB लाइव पर मिलती रहेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको लगातार मिलती रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलेंगी हरियाणा में किस तरह से जो राजनीतिक प्रचार चल रहा है या फिर वहाँ राजनीतिक स्थिति क्या है, ग्राउंड पर क्या लोग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या उनके मन में चल रहा है। 5 तारीख को अपने मतदान के जरिए वो व्यक्त करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में वो आपके सामने भी बताएंगे। वो रिपोर्ट्स हम आपको DB लाइव पर लगातार दिखा रहे हैं, उनको आप देखते रहिए और पल पल की खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।